यूपी स्टेटस वाली। बस 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 बहुत। बैलेंस ऑफ पेमेंट था क्या? हाँ मोनिका, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था? हाँ, एक देश के रेजिडेंट्स के द्वारा पूरी विश्व की जितनी भी इकोनॉमीज है, वर्ल्ड की जितनी भी और कंट्रीज है, उनके साथ जो ट्रेड है, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज में हो, जो भी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, का कलेक्टिव ब्यौरा क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रॉडली दो टाइप्स का था। एक आपका करंट अकाउंट चालू खाता, और एक आपका कैपिटल के अंदर एसेट या तो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं, वो वाला। ठीक है, करंट अकाउंट में भी दो, ब्रॉडली से बोल सकते हैं, दो टाइप्स में बोल सकते हैं। एक मर्चेंडाइज या ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड इन गुड्स। ठीक है, गुड्स में या तो क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे या एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, फिर इनविजिबल्स, विजिबल जिसे आप टच नहीं कर सकते, जैसे सर्विसेज, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर टच कर सकते हो, नहीं ना? ये सब किस में आएंगे? इनविजिबल। इनविजिबल को भी फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो फैक्टर इनकम में और नॉन फैक्टर में। वो सर्विसेज जो डायरेक्टली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है वो फैक्टर इनकम का पार्ट बनेगी, और जो नॉन फैक्टर इसके अलावा जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, ये सब तुम्हारे नॉन फैक्टर करंट अकाउंट का पार्ट बनेगी। इसके अलावा भी एक टाइप की पेमेंट होती है, बताओ थर्ड कैटेगरी क्या थी? ट्रांसफर पेमेंट्स। यहाँ अटक गए थे क्या जब पूछा वापस? हाँ ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट्स, इसमें क्या क्या आता है? गिफ्ट्स, ग्रांट्स, रेमिटेंसेस। ठीक है, गिफ्ट ग्रांट्स तो सभी को पता है, रेमिटेंस क्या होते हैं हर्षिता? ऐसी पेमेंट्स जिसके बदले कोई गुड सर्विस की डिमांड नहीं होती है, वो सब किस में आती हैं? ट्रांसफर पेमेंट में। ठीक है, एक तरफा पैसा आया है बस, नो गुड्स नो सर्विस डिमांडेड। यार बाकी सब की बात करें, गुड्स हो गए या सर्विसेज होगी, सब में कुछ ना कुछ चीज़ डिमांड है। हाँ, नहीं, ऐसे में कई बार वो, अगर नॉर्मली तो बैंक रेट पे ही लेन देन होता है, लेकिन अगर मान लो कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए बैंक टू बैंक, ऐसे में वो उसके ऊपर थोड़ा और इंटरेस्ट अपना बैंक रेट बना सकता है, लेकिन उसका आधार कहीं ना कहीं जो मार्केट में भाव चल रहा होगा उसी के ऊपर बनाएगा। मार्केट में भाव क्या है, बैंक रेट पर बनाएगा वो। सर ठीक है, ये तो हो गया करंट अकाउंट की बात। चालू खाता, कोई गुड्स सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, कोई एसेट लेकिन इसमें नहीं काउंट होगा। एसेट या तो आएगा या जाएगा, या तो एसेट इंडिया में क्रिएट होगा या एसेट इंडिया से जाएगा। जब आएगा एसेट तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी की पड़ेगी किसी। ठीक है, टाइप के इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? सेट है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कल दो टाइप की बताई थी, एक और एफडीआई और एक एफपीआई या एफआईआई। एक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये वाली, ये इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए आती है, जिससे ओनरशिप क्रिएट होती है। अगर कल को कोई भारी कंपनी इंडियन किसी कंपनी को खरीदना चाहे, मान लो चाहे एकेडमी को खरीदना चाहे, ठीक है, ऐसे में क्या ट्रांजैक्शन होगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्योंकि यहाँ क्या खरीद रही है वो? एसेट खरीद रही है। ये क्या है? पूरा बिल्डिंग एसेट है, राइट? तो ऐसे में वो क्या करेगा? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा, यहाँ बिल्डिंग को खरीद लेगा। ठीक है, लेकिन मान लो कल को चहल अकेडमी जो अपने शेयर निकाल देती है, शेयर मार्केट पे डाल देती है, अब अगर कोई शेयर खरीदता है तो वो कहाँ पे आएगा?
बाहर वाला इंसान अगर शैल एकेडमी के शेयर खरीद ले तो क्या में आएगा? क्या प्रॉमिस? एफपीआई में बात कर रहे हो? एफडीआई में नहीं, प्रॉमिस वाली तो कोई बात नहीं होती। अभी थोड़ी देर में देखेंगे। प्रॉब्लम क्या है, ये जो अकाउंट है ना, चालू खाता, लेन देन जो करना है उसमें आप कोई लिमिट नहीं लगा सकते। लेन देन जो करना है उसमें कोई लिमिट नहीं होती है, राइट? अगर सामान लिया तो पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें अगर पैसा आता है तो अच्छी बात है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, आरबीआई के पास जो फॉरेन एक्सचेंज होता है बढ़ता है। लेकिन अगर एकदम से निकाल के भाग जाएंगे लोग, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, मार्केट एकदम से गिर सकता है ना, हमारी करेंसी जो है वो भी गिर सकती है, राइट? तो हम लोगों ने जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, उसमें कन्वर्टेबिलिटी पूरी नहीं कर रखी है। मतलब अगर तुमने $1 लाख इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया है तो तुम अगर जिस दिन निकालना चाहोगे उस दिन पूरा नहीं निकल पाएगा। लिमिट है, क्योंकि कैपिटल अगर एकदम से बाहर निकल गया इंडिया से, एफडीआई एफपीआई एकदम से बाहर निकल गया तो प्रॉब्लम आ सकती है इंडियन मार्केट को। तो इसमें हम लोगों ने कन्वर्टेबिलिटी अलाउ नहीं करी है, मतलब डॉलर के बदले जो रुपया कन्वर्ट करते हैं पूरी तरीके से एक बारी में नहीं होगा। सर ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट कि किसी ने यहाँ पे निवेश किया। हम उधार भी उठा सकते हैं, लोन भी उठा सकते हैं, वो भी किसके अंदर आएगा? कैपिटल अकाउंट में। लोन उठाया तो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा, और लोन दिया तो भी कहाँ आएगा? कैपिटल अकाउंट का हिस्सा बनेगा। ठीक है? इसके अलावा एक और चीज़ बताई थी, बताओ लास्ट क्या था? बैंकिंग कैपिटल, एनआरआई का डिपॉजिट। अगर एनआरआई जो इंडियन सिटीजन है लेकिन बाहर रहता है, मिनिमम कितने दिन? 80 दिन बाहर रह गया। बाहर रहने के बाद अगर वो वापस इंडिया में आता है, या अगर नहीं भी आ रहा, कई बार क्या करते हैं वो अपने पैसे यहाँ जमा कर देते हैं। वैसे तो वो बाहर काम कर रहा है लेकिन पैसे यहाँ जमा कर रखें, का डिपॉजिट हमारे लिए क्या है? कैपिटल अकाउंट का हिस्सा बनेगा, एक एसेट है। ये था मोटा मोटा टोपी। ठीक है? अगर ज़्यादा पैसा इनफ्लो है, तब ज़्यादा पैसा बाहर से आ रहा है, इसका मतलब हम क्या करें? ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी बाहर से जो फॉरेन करेंसीज है, डॉलर, येन, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, चाइना का क्या था, चाइना की करेंसी युआन या रेनमिन भी, अगर वो ज़्यादा आए तो इससे क्या होगा? हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। ठीक है? अच्छी बात है। लेकिन मैं बोलूँ कि नहीं, यहाँ तो इंडिया की स्थिति आज ऐसी है कि हम ज़्यादा क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इसका मतलब हम पैसे अपने बाहर भेज रहे हैं, राइट? और ऐसे में हम क्या आ जाएंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ जाएंगे। धीरे धीरे जो पैसा है, अगर आपने कुछ सामान इंपोर्ट किया तो पैसे तो देने पड़ेंगे, और उस पैसे को देने के लिए क्या यूज़ करोगे? अपना फॉरेन एक्सचेंज। धीरे धीरे वो फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा? कम हो जाएगा। और एक सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपके पास आने वाला पैसा या आने वाला इंपोर्ट को कवर करने के लिए पैसे बचे ही ना, और इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? बीओपी क्राइसिस। 1991 में यही घटना हुई थी। खैर, यहाँ तक हो गया है। आ गया जो नेक्स्ट निकल पड़ा है तो, ठीक है? देखो आगे, एक नई हेडिंग लिखो, ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ऑटोनॉमस, अब एक कॉलम बना लो, एक में ऑटोनॉमस लिख लो और एक में अकोमोडेटिंग। पहले ऑटोनॉमस लिख लो, फिर कॉलम में लिख लो अकोमोडेटिंग। क्या ऑटोनॉमस से क्या समझते हो? पहले तो ये बताओ। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, तुम्हें कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है? ऑटोनॉमस कॉलेज भी होती है, ऑटोनॉमस गाड़ी भी होती है, खुद ही चल रही है, ड्राइवर की ज़रूरत उसे नहीं है। ठीक है? ऐसे ही बोल सकते हैं बॉडी इंस्टीट्यूशंस जो खुद ब खुद काम करें, उनके लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑटोनॉमस। एकोमोडेटिंग का क्या मतलब होता है? क्या
बताओ, अकोमोडेशन सुना होगा, हम अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, ठहरने की व्यवस्था। तो अकोमोडेशन का मतलब किसी को आप संभालने की कोशिश करें, आप इंटरफेयर करने की कोशिश, ठीक है। बोलते हैं ना हम हमारे घर में अकोमोडेट कर लेंगे, इसका मतलब मैं टिका लेंगे, टिका लेंगे, भले ही हमारे घर में जगह नहीं हो लेकिन तुम्हें टिका लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब अकोमोडेटिंग का मतलब काइंड ऑफ एडजस्ट, ऑटोनॉमस का मतलब खुद में अपने आप में होने वाली चीज़। तो ट्रांजैक्शन दो टाइप्स की होती है बीओपी के अंदर, ऑटोनॉमस हम बोलते हैं अबव द लाइन, एक और वर्ड यूज़ किया जाता है अबव द लाइन, इनके लिए यूज़ किया जाता है बिलो द लाइन। और बात बताता हूँ, तो आप इमेजिन करो जेठालाल है, जेठालाल मान लो ये प्रोडक्ट बनाता है इलेक्ट्रॉनिक, ये जो इलेक्ट्रॉनिक बॉटल है वैसे काम किसके, हमारी आदमी, क्या अगर उसे चाइना से क्या करेगा, कि अगर चाइना से सस्ती आ रही है तो हमारे यहाँ से क्या जा रहा है, हमारे यहाँ से क्या बढ़ रहा है। पॉइंट आ सकता है जहाँ पर ज़्यादा ये बॉटल आए हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ पे बंद हो जाए, फिर चाइना से सस्ती आएगी ये बॉटल्स, क्या बनना बंद हो जाएगी। और एक पॉइंट आ सकता है जहाँ पर हमारे देश बहुत ज़्यादा बढ़ जाए एक्सपोर्ट, यानी एक सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर बीच के अंदर इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट के कारण क्या आ सकता है, खाते के अंदर कमी आ सकती है, हमारा जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट आ सकता है, इसके कारण पूरा का पूरा बीओपी डेफिसिट में आ सकता है, यानी पैसा इंडिया से बाहर ज़्यादा जा रहा है, अंदर आ रहा है। ऐसे में क्या होगा, धीरे धीरे पैसा एक्स्ट्रा बाहर जा रहा है, कवर करने के लिए क्या देना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज। हाँ आया ही नहीं है सामने से, हमारे हमारी तिजोरी में जो फॉरेन एक्सचेंज निकाल के जब आप दोगे, पॉइंट ऐसा आ सकता है। अब हमारे साथ 1990 ये वाली जो ट्रांजेक्शन प्राइवेट प्रॉफिट हमारे ऑटोनॉमस चीज बैलेंस ऑफ का इफेक्ट पड़ता है, देना देना नहीं है। जेठालाल को थोड़ी मतलब है कि बैलेंस ऑफ लाल को तो इलेक्ट्रॉनिक की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उससे मतलब नहीं है देश के बीओपी पे क्या फर्क पड़ रहा है उसे, मेरी बोतल, इस टाइप की जो ट्रांजेक्शन, बस ट्रांजेक्शन में कोई छेड़छाड़ करनी नहीं पड़ी, व्यापारी खुद लेके आ रहा है क्योंकि प्रॉफिट मिल रहा है। रिवर्स भी हो सकता है, मान लो हमारे यहाँ पे बोतल बन रही है यहाँ से, क्या करें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चला भर भर के एक्सपोर्ट करेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, इससे मतलब नहीं ट्रांजेक्शन, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन ने तो करना था आज जब भी कार देगी कि खाता मिलाने के बाद जब पता लगा रहे पैसे आगे जा सकती है शायद पैसे ऐसे में सिचुएशन बचने के लिए जब करने की कोशिश करती है, फॉरेन एक्सचेंज इन करने की कोशिश, बैलेंस ऑफ, जब गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप किए जाते हैं तो ट्रांजेक्शन पर इफेक्ट डालने के लिए, यानी मतलब बैलेंस रहे।
सर इस सिचुएशन से बचना है, आगे बात समझ। गवर्नमेंट कर रही है लेकिन गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट नहीं है, गवर्नमेंट का मोटिव है बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना, मेंटेन रखना उससे, राइट। अब पहले ट्रांजैक्शन वाली हुई, ये होने के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये ट्रांजैक्शन होती है, यानी वो पहले होती है, ये बाद में होती है। ये वो अबव द लाइन है, ये वाली ट्रांजैक्शन बिलो द लाइन। जेठालाल ने जब गुड़ गोबर कर दिया, अगर गुड़ गोबर कर दिया इन द सेंस ज़्यादा इम्पोर्ट कर लिया, फिर सरकार को आना पड़ेगा, इंटरफेयर करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर नहीं भी होता, जेठालाल करता है फिर बस। है समझ में डिफरेंस? तो ऑटोनॉमस में लिखो सबसे, अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट मोटिव, अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट मोटिव, कॉमा इंडिपेंडेंट ऑफ बीओपी स्टेटस, इंडिपेंडेंट ऑफ बीओपी, क्या कॉलम में लिख लो, एडिटिंग में लिख लो, अंडरटेकन टू ब्रिज द गैप, undertaken to bridge the gap in, undertaken to bridge the gap, क्या हो गया ना, गैप को ब्रिज करना है, ब्रिज करना डालना पड़ेगा। भेज देना, छोड़ देना, क्या ब्रिज, ब्रिज द गैप इन बीओपी, गैप इन बीओपी, तगड़ा घाटा बनाएगी और ट्रांजेक्शन अकोमोडेट एडजस्ट। नेक्स्ट देखो, अंडरटेकन बाय प्राइवेट सेक्टर, बाय प्राइवेट सेक्टर, में लिख लो अंडरटेकन बाय मॉनिटरी अथॉरिटी, बाय अथॉरिटी, तो इसके अंदर देयर नेट इफेक्ट, देयर नेट इफेक्ट, net effect determines whether BOP deficit or surplus। जब ये सारी ट्रांजेक्शन कर लोगे तब पता लगेगा कि बीओपी सरप्लस है या डेफिसिट है या बैलेंस है, बैलेंस भी हो सकता है, क्या। ये सारी ट्रांजेक्शन कर ली ऑटोनॉमस वाली और प्राइवेट सेक्टर ने प्रॉफिट मोड, तब पता लगेगा अब जो बैलेंस है ये प्रॉफिट में है, ये में है, घाटे में है या फिर सरप्लस में। जब ये पता लग जाएगा कि भैया घाटे में है, determined by the net consequences of, determined by the net consequences of, determined by the net autonomous autonomous transaction, yeah, here and चलो छोटा सा टॉपिक था, अगला टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक आपकी डोमेस्टिक करेंसी, दुनिया की अलग अलग डोमेस्टिक करेंसी के बदले
क्या वैल्यू है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब हमारी करेंसी के बदले दूसरी करेंसी कितना मिलेगी। आज $1 के बदले रुपया कितना चल रहा है, लगभग 9 क्रॉस कर गए, ठीक है सर। तो लिख लो, फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन लिखो, द प्राइस ऑफ वन करेंसी, कमजोर, डॉलर मजबूत है, दृष्टिकोण बदलो। द प्राइस ऑफ वन करेंसी expressed in terms of another currency, terms of another currency, हाथ में। चलो, क्या बात है, क्या बात है, हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात कर रहे थे। एक करेंसी दूसरी मुद्रा में, एक करेंसी दूसरी करेंसी के टर्म्स में जब आप एक्सप्रेस करते हो, इसे क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो अगर डॉलर बात करें, करंटली जैसे 89 रुपीज़ का चल रहा है, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है, $1 के बदले इतना रुपया मिल रहा है। या अगर बोल सकते हैं चाइनीज़ जापानीज़ येन है, के बदले लेट्स से के 20 रुपया मिल रहा है, तो ये एक्सचेंज रेट है। फिर अलग अलग करेंसीज की तुलना में हमारी करेंसी का क्या वैल्यू है, यही क्या है, यार। बट दिनार भी बहुत सारे हैं, ये भी गल्फ कंट्रीज है, मुस्लिम में सब में दिनार ही चलता है। लेकिन दिनार भी अलग अलग टाइप के, कतरी दिनार अलग है, दिनार अलग है। कतर में हो सकता है, रिच कंट्री है, बड़ा सस्ता है, जाते हैं इंडियन। अब नहीं जाते यूरोप, जाते हैं थाईलैंड, हमसे सस्ते देश हैं। वहाँ पे तुम, वहाँ पर तुम जाओगे, तुम्हारे जो 10-20 हज़ार रुपये वो लाखों में हो जाए। लेकिन उधर फिर पानी की बोतल भी हज़ारों में है। ऐसा कुछ मत हो जाना। छोटा सा देश है ना, आइलैंड देश है कुवैत, इतना तेल है, इतना तेल है जिसकी कोई कमी नहीं, एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट करते हैं, तो ज़रूरत ही नहीं इंडियन। और क्या, चलो समझ में आया। ऐसे ही एक हमारा होता है फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब ये करेंसी का लेन देन भी होना पड़ेगा। अगर मान लो इंडिया में कोई घूमने आता है, सीधा आरबीआई के पास तो जाएगा नहीं। वो हवाला होता है, हलाला नहीं। आज ही डिस्कस किया था क्लास में सिक्योरिटी की। और मैंने हलवा बताया था, तुमने उसका हलाला कर दिया। हाँ तो देखो, मेरे को कहाँ से पता लग गया कि तुम उसे हलवा लिख लोगी। ताकि थोड़ा हलाला भी सर्च। गलत डायरेक्शन में आ गए थे। नहीं, वो है, ये भी वर्ड है, लेकिन वो अलग इश्यू है। चलो छोड़ो। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट लिखो हेडिंग, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट।
देखो क्या में ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, हम शॉर्टली क्या बोलते हैं, फॉरेक्स, शॉर्टली बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स। क्या देखो, द ग्लोबल मार्केट, द ग्लोबल मार्केट where national currencies, the global market where national currencies are traded, where national currencies are traded for one another, for one another, एक मार्केट जहां पर करेंसीज की बदली की जाती है, ट्रेडेड, ट्रेडेड फॉर वन अनदर, फॉर वन अनदर। ठीक है, जिन चीज़ों की मार्केट होती है वैसे ही करेंसी का भी एक मार्केट है, लेन देन वहीं होगा, राइट। यही मार्केट होगा तभी करेंसी एक्सचेंज हो पाएगी। अब कोई मान लो हर्षिता जाती है यूएसए, राइट, तो ऐसा थोड़ी है वहाँ के पास चली जाएगी फेडरल रिजर्व के पास या सेंट्रल बैंक के पास, बदलो पैसे, नहीं, इसको तो कोई लोकल कंपनी चाहिए होगी जो एयरपोर्ट पे पैसे बदल के दे दे इसको, राइट। ऐसे में कुछ कंपनीज होती है, कुछ बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो फॉरेक्स के अंदर डील करते हैं, लेन देन करते हैं। कई बार इसमें बैंकिंग कंपनीज भी हो सकती है, आपकी बैंकिंग कंपनीज भी आ सकती है। बैंक्स भी कभी कभी इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन करेंसीज के अंदर। क्यों? देखो, यहाँ पे समझो, एक सिचुएशन थी जहाँ पे $1 के बदले, इन्होंने जैसे बोला कि 83 रुपीज़ था, समय था ये, शायद लगभग साल की बात। आज सिचुएशन आ गई है ये 90 कर, ₹7 यानी अगर तुमने एक साल पहले डॉलर खरीदा था 83 रुपीज़ का, आज वही डॉलर तुम्हें 90 रुपये देता। अरे वचन में हमारे पैसे बढ़ गए होते ना, अगर तुमने डॉलर खरीद के रखा हुआ था, राइट। इससे क्या हो गया, सीधे सीधे तौर पे तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है। बैंक्स इससे भी इन्वेस्ट करते, बैठे बैठे प्रॉफिट है। मुझे लग रहा है, अब वो क्यों लग रहा है ऐसा, वो अलग मुद्दा है, अभी पढ़ेंगे उसको, लेकिन ऐसा हो सकता है, है ना। मैं चलो, अब और कौन कौन है इसके अंदर, सेंट्रल बैंक्स भी हो सकते हैं। अगर मुझे पता है बीओपी क्राइसिस आ रहा है, या बीओपी क्राइसिस के पास मैं पहुंच रहा हूँ, मेरे पास देने के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉरेक्स खरीदना पड़ेगा। खरीदूँ कैसे, कोई सोना होगा, कुछ और होगा मेरे पास एसेट, इसे बेचूंगा और इसे खरीदूंगा। क्लियर है? तो ये इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, इंडिविजुअल्स भी खरीद सकते हैं। राकेश को लग रहा है कि डॉलर बढ़ने वाला है तो डॉलर खरीद ले, खरीद सकते हो तुम भी, शेयर मार्केट में ये भी बिकता है, तुम भी खरीद लो। क्लियर हो गया? सर मैं फॉरेन मार्केट में या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं, क्या हो गया, देखो हैं, ऐसे हो जाते जैसे पता नहीं तुम उसमें आ गए हो, बरसी में आ गए हो किसी की। देखो, देखो पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट इन, पार्टिसिपेंट इन फॉरेक्स मार्केट, पार्टिसिपेंट इन फॉरेन मार्केट्स। ठीक है, अंदर ये जो अभी बताया ना वही लिखवा रहा हूँ, ये पार्टिसिपेंट ही है ना। देखो, पार्टिसिपेंट इन फॉरेक्स मार्केट, सबसे पहले लिख लो कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, जैसे हमारे लिए सेंट्रल बैंक हमारे लिए आरबीआई है, वैसे हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। हाँ, कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स, कॉमा सेंट्रल बैंक्स, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, होती है ना एक का डबल करने वाली कंपनियां, लक्ष्मी चिट फंड जैसी। तो वैसे वो लोग भी क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं किसमें, फॉरेन करेंसीज के अंदर कर सकते हैं। हाँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल्स लिख लिया आपने, बस इतना बहुत है। ठीक है? अब देखो, अब ये जो एक्सचेंज होता है, करेंसी के बदले कितना मिलेगा,
कि भी हमारे पास 3 तरीके होते हैं। चीज़ मैंने बताई थी, इकोनॉमिक्स का एक सबसे मेन लॉ क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड, या सप्लाई डिमांड के हिसाब से चलती है। जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है उसका प्राइस, की डिमांड ज़्यादा है उसका प्राइस ज़्यादा है। ये लॉ है, सिंपल है ना। तो करेंसीज भी जब अगर मार्केट में एक्सचेंज की जाएगी वो भी इस लॉ को फॉलो करेंगे। जिस करेंसी की ज़्यादा डिमांड है उसकी ज़्यादा प्राइस। आज अगर डॉलर मजबूत हो रहा है तो इसका मतलब डॉलर की डिमांड है। ठीक है? अगर मैं बोलूँ एक मार्केट सिस्टम क्या होगा, मार्केट एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होगी? लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड। अगर आज स्थिति में बोल दूं कि ये है कि $1 के बदले लेट से 80 रुपया मिल रहा है, डॉलर के बदले 80 रुपया मिल रहा है। अब किसी कारण या तो ये हो सकता है कि डॉलर की डिमांड बढ़ जाए, या इसका उल्टा ये भी बोल सकता हूँ उसकी तुलना में रुपए की डिमांड कम हो गई है। चाहे आप यहाँ से कान पकड़ो वहाँ से कान पकड़ो, बात तो एक ही है। दूसरे की तुलना में एक की तो डिमांड बढ़ रही है, दूसरे की गिर रही है। तो ऐसे में क्या होगा, डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, रुपए का प्राइस गिरेगा। अरे समझ में? ठीक है। अब एक सिचुएशन आ जाती है जहाँ $1 के बदले अब जो रुपया मिलेगा शायद 90। का मतलब क्या है, रुपया वीक हो गया है, के खरीदने की क्षमता कम हो गई है, डॉलर की क्षमता बढ़ गई है। ये बोलते हैं स्ट्रांग होना डॉलर का, वीक होना रुपए का। ग्लोबल एक्सपोर्टर के बजाय सबसे मेन चीज़ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, सब कुछ पूरी दुनिया की इकोनॉमी ये कंट्रोल करता है। आज देश, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? अमेरिका। अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका के बाद चाइना, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं कहीं चौथे नंबर पे हैं अभी। हमसे भी बड़े बड़े देश पड़े। जनता भी तो देखो आप, रोज खा रहे हो रोटी तेल सब खा रहे हैं, राइट। तो डिमांड तो है, जीडीपी के परस्पेक्टिव से डिमांड तो है, लेकिन पर व्यक्ति अगर आप आय निकालो बड़ी कम हो जाती है। अमेरिका में इतनी बड़ी इकोनॉमी और लोग इतने से, इतने हमारे पूरे यूपी स्टेट में उतने पूरे उस देश में, कहाँ टक्कर लोगे फिर? पर कैपिटा इनकम कई ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा होगी हमसे, राइट। ये होता है स्ट्रांग होना वीक होने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कि रुपया वीक हो गया, डॉलर स्ट्रांग हो गया। एक ऑल्टरनेट सिचुएशन देखो, मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसा हो गया, मान लो कि इमेजिनरी सिचुएशन ही है, रुपया जो है, रुपीज़ जो है स्ट्रांग हो गया है। अभी तक तो इमेजिन ही है ठीक है। क्यों होगा ऐसा? डिमांड बढ़ गई होगी, इसका मतलब क्या है, डॉलर की, डॉलर जो है क्या हो गया, वीक हो गया, डॉलर की डिमांड कम हो गई। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि ये सिचुएशन थी और अब सिचुएशन क्या हो जाए, $1 के बदले 70 रुपये में, $1 के बदले अब 70 रुपये मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब है, तो पहले डॉलर की तुलना में रुपए ज़्यादा मिल रहे थे अब कम मिल रहे हैं, इसका मतलब डॉलर की तुलना में रुपया स्ट्रांग हो गया। क्यों? क्योंकि डिमांड हो रही है। कल को मान लो हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग हम बहुत सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं लोग, इसका मतलब क्या है, रुपए की डिमांड कर रहे हैं। वो रुपया चाहिए तभी तो इंडिया से पैसा खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे। पैसे में क्या हो सकता है, स्थिति आ सकती है। ठीक है। अगर इसके लिए एक वर्ड भी यूज़ करते हैं, अगर ये रुपया वीक होता है मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग, तो बोलते हैं डेप्रीसिएशन। वाला डेप्रीसिएशन जो मैं बढ़ा था उसका मतलब तो वैल्यू का कम होना। यहाँ पे भी वैल्यू का कम ही होना है, किसकी, करेंसी की। लेकिन अगर ये वाली सिचुएशन हो जाए तो बोलते हैं एप्रिसिएशन। बढ़ गया भैया ये तो, समझ आया? मार्केट के अंदर लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड के आधार पे काम होता है। अगर जिस करेंसी की डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगा, वो क्या होगी, एप्रिशिएट होगी। वो करेंसी जिसकी डिमांड नहीं है या जिसकी सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा है, क्योंकि अगर डिमांड नहीं है इसका मतलब सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा है, तभी डिमांड नहीं है ना। तो ऐसे में उस करेंसी का क्या होगा, गिरेगा वैल्यू। वो करेंसी क्या होगी,
डेप्रिशिएट होगी। इंडिया क्या, इंडिया की करेंसी के साथ अभी क्या हो रहा है? हाँ, लेकिन डेप्रिसिएशन होना गंदी बात नहीं है। डेप्रिसिएशन होना गंदी बात नहीं है। अगर इकोनॉमिक्स से सुनो, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से सुनो, कैसे सही नहीं कैसे सही है ये सिचुएशन है। मान लो कि हमें 20 रुपए 20 रुपए की ये कुर्सी सर। अब सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे रुपया वीक हो जाता है, वीक होके ये सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, मान लो 2025 में ऐसा था, 2026 में ऐसा हो जा रहा है। भाई अभी इस पे ध्यान दो, दोनों पे ध्यान दो। क्या मतलब, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, इसीलिए रुपया क्या हो गया, कम हो गया, कमज़ोर हो गया, गिर गया, उसकी तुलना में और ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं, है ना। डॉलर तो अभी भी खड़ा हुआ है, फिर जगह रुपए की संख्या बढ़ गई है, इसका मतलब क्या है, रुपया कमज़ोर हो गया। लेकिन अब अगर मैं बोलूँ ये कुर्सी जो थी पहले 20 रुपए की थी, अभी भी 20 रुपए की है, लेकिन अब अगर मैं मान लो डोनाल्ड ट्रंप है, जब उसके पास 2025 में $1 था, कुर्सी कितनी खरीद पा रहा था, $1 के बदले एक। लेकिन 2026 में कितनी खरीद पाएगा, और कुर्सी खरीद। यानी उसी $1 के बदले ज़्यादा सामान अब मिल सकता है जब उस देश की करेंसी क्या हो जाए, डेप्रिशिएट हो जाए। तो ऐसे में क्या होगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप बैठा है तो उसे दिख ही रहा है, अरे यार इंडिया में तो रुपया गिर गया, $1 के बदले ज़्यादा सामान खरीद सकता हूँ, ज़्यादा सामान ले लो। इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सिचुएशन में क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो रुपए की डिमांड यहाँ बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप पुरानी वाली सिचुएशन आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी वापस। टैरिफ नहीं, हाइपोथेटिकल है। ठीक है? आई बात समझ में। एक्सपोर्ट करने के लिए कुर्सी बनानी भी तो पड़ेगी, बना ही नहीं रहे। ठीक है, जीडीपी जो जिस लेवल पे बढ़ना चाहिए उस लेवल पे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वापस वो सिचुएशन आ जाएगी, राइट। लेकिन इम्पोर्ट का क्या भाई, इम्पोर्ट के बाद कौन करेगा, इम्पोर्ट भी तो करते हैं, और हमारे देश तो ज़्यादा इम्पोर्ट ही करता है। इम्पोर्ट सेम सिचुएशन, 2025 का साल था, $1 के बदले कितना रुपया मिल रहा है, 20 रुपया, डिप्रीशिएट हो गया 40। ठीक है, मान लो एक क्रूड ऑयल का जो बैरल आता है, क्रूड ऑयल को ना बैरल में नापते हैं, कच्चा तेल जो आता है ना, मान लो कि वो $1 का था, वो खरीदने के लिए आपको $1 देने पड़ रहे हैं, वो खरीदने के लिए। यानी 2025 में तुम 20 अगर रुपया देते, तुम एक बैरल तेल खरीद पाते, इंपोर्ट कर पाते, है ना। इधर इधर 20 रुपया दे के $1 मिल रहा था, उस $1 से क्या आ रहा था, क्रूड ऑयल का एक टैंकर आ रहा था। ठीक है, लेकिन 2026 में जब रुपया डिप्रिशिएट हो गया तो क्या हो गया, अब डबल रुपया दे के $1 आ रहा है, और अब वो डबल रुपये से क्या हो रहा है, तेल आ रहा है। यानी इंपोर्ट करना कैसा हो गया, महंगा हो गया, ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, जा रहे हैं हमारे यहाँ से। इंपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंपोर्ट का बिल बढ़ जाएगा। वही उतना ही सामान आ रहा है लेकिन बिल बढ़ गया, प्रॉब्लम है ना। और खासकर इंडिया जैसे देश के लिए, जहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। क्लियर है, तो बोलते हैं फ्लेक्सिबल मार्केट रेट। हेडिंग लिखो, देखो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ब्रैकेट में लिख लो, तो
फ्लोटिंग एक्सचेंज, फ्लोटिंग तैरता हुआ। हाँ, क्या देखो इसके अंदर द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड solely by, the exchange rate is determined solely by supply, solely, SOL by, so मतलब अकेले, by, so solely by supply and demand of, supply and demand of currencies in market, supply and demand of currency market, next point लिख लो, government does not intervene, intervene, intervene मतलब दखल अंदाजी नहीं करती, government does not intervene, INTRV, क्लियर है ना यार। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, है कर सकती, देखेंगे करेंगे, कमेंट करती भी है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, मूवमेंट, मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट, मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट automatically handles, movement in exchange rate automatically handles BOP surplus, BOP surplus dash deficit, dash deficit, क्या वापस इस सिचुएशन में आओ, पहले ये वाली सिचुएशन थी, राइट। तो अगर रुपया हम बोलते कमज़ोर हो गया, रुपया कमज़ोर हो गया, इसका मतलब तुम्हारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया, तुम्हारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया, नुकसान होगा, धीरे धीरे बीओपी डेफिसिट में जा सकता है। लेकिन अगर आप इसी सिस्टम पे रहोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, तुम्हारा एक्सपोर्ट चीपर हो जाएगा, और एक्सपोर्ट चीपर होने के कारण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वापस पुरानी सिचुएशन, यानी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत रहेगी नहीं, एनर्जी कंजर्व रहेगी, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट को करने दो। मार्केट अगर तुम्हें गिराएगा तो मार्केट तुम्हें उठाएगा भी, और मार्केट तुम्हें उठाएगा अभी, ठीक है। मान लो ये सिचुएशन है, ठीक है, ये वाली सिचुएशन है, ठीक है, तो क्या होगा, मान लो ये प्रेजेंट सिचुएशन है कि $1 के बदले 40 रुपये मिल रहा है, 2 कुर्सियाँ लेके जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जब रुपए की डिमांड बढ़ने लगेगी तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएंगे। अब क्या हो गया, वही $1 2 कुर्सी की बजाय कितना खरीद पा रहा है, केवल 1 कुर्सी खरीद पा रहा है। अब जो है एक्सपोर्ट तुम्हारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वो समझ में, सही है, चलो ध्यान रखना है। देखो ये तो मार्केट, अगर तुम अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हो, अच्छा बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ जाएगी जब तुम एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ बना ही नहीं रहे हो, तब प्रॉब्लम आ जाएगी। और यही प्रॉब्लम आई थी 1950 से 1990 वाला जो दशक था, हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में लगे हुए, एक्सपोर्ट कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है। मैं आगे लिखो नेक्स्ट, दूसरा टाइप का एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये तो पहला था, दूसरा लिखो फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, देखो वो ये दूसरा, ये नाम है, देखो टेबल नहीं, टेबल रखने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता, लिखो गवर्नमेंट सेट्स एंड मेंटेन्स, गवर्नमेंट सेट्स एंड मेंटेन्स, government sets and maintain, government sets and maintain a particular exchange rate,
Government sets and maintains a particular exchange rate. लिख लिया? लिख लिया क्या? अगला लाइन लिखो. Government intervention is necessary. Government intervention is necessary. Government intervention, हाँ. हस्तक्षेप, दखल. Is necessary, comma, often using official reserves to maintain exchange rate. गवर्नमेंट कह रही है कि मेरा ही शासन नियम है, ठीक है, तो मेरे को मेंटेन करना पड़ेगा. नेक्स्ट लाइन लिख लो. प्रोन टू स्पेक्यूलेटिव अटैक्स. स्पेक्यूलेटिव, SPECULATIV. स्पेक्यूलेटिव अटैक क्या होता है भाई? स्पेक्यूलेटिव क्या था? स्पेक्यूलेशन बोला था ना, स्पेक्यूलेट करना, ताजा लगाना, एंटिसिपेट करना. अगर मुझे लग रहा है कि ये जो करेंसी है बढ़ जाएगी, खरीद के बैठ जाऊंगा. क्यों? क्योंकि मैं स्पेक्यूलेशन कर रहा हूँ, अंदाजा लगा रहा हूँ. क्या? प्रोन टू स्पेक्यूलेटिव अटैक. याद रहेगा? तो ये भी याद नहीं है. देखा, ये नहीं थी क्योंकि वो मैंने दूसरी बार पूछी थी, तो मैंने शायद, हाँ कोलेट. ये भी याद है कि ये नहीं थे. मैंने लगभग हर दिन तुम्हें एक नया वर्ड पढ़ाया है. ठीक है. स्पेक्यूलेटिव मतलब सट्टेबाजी का अंदाजा. तो वही कह रहा हूँ, बताया हुआ है तो इसलिए तो पूछ रहा था, नहीं क्यों पूछूंगा मैं यार. स्पेक्यूलेटिव अटैक. अब इधर देखो, सरकार कह रही है मेरा ही शासन जो है वही नियम है. अब $1 के बदले हम बोल रहे हैं कि भैया 20 रुपये मिलेगा. टेबल फिक्स्ड, गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है. लेकिन दुनिया बोल रही है भाई सप्लाई डिमांड का क्या, हमारी करेंसी की तो वैल्यू ही नहीं होगी अगर तुम सप्लाई डिमांड को फॉलो नहीं करोगे. एक सिचुएशन यहाँ पे ऐसे बन जाती है कि डॉलर की डिमांड बढ़ गई की तुलना में रुपए की डिमांड घट गई. यही हुआ ना, एक की डिमांड बढ़ी तो दूसरे की घटी है. विन और लॉस वाला स्टेटमेंट है, कोई जीत रहा है तो कोई हार रहा है, राइट. तो ऐसे में कायदे से मार्केट क्या बोलता है? मार्केट बोलता है कि ये सिचुएशन ऐसी आ जानी चाहिए. ये मार्केट बोल रहा है. गवर्नमेंट बोल रही है ऐसे कैसे? गवर्नमेंट बोल रही है ऐसे कैसे भाई? कुछ भी जो चाहोगे वो थोड़ी करोगे. तो इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है या गवर्नमेंट का RBI सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करता है इस सिचुएशन में. वो बोलता है कि नहीं, हमारा जो आदेश है वही जो है शासन है, ये चलता रहना चाहिए. तो एक काम करो, किसकी डिमांड बढ़ी है? मतलब लोग डॉलर मांग रहे हैं. मान लो कि तुम चार ही हो डिमांड, चारों चला रहे हो डॉलर 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 डॉलर, ठीक है. तो RBI आएगा अपने हाथों में, उसके पास डॉलर्स पड़े हुए हैं. कहाँ पड़े हुए हैं उसके पास डॉलर्स? रिजर्व में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, फॉरेक्स रिजर्व में. वहाँ से लाएगा गड्डियाँ डॉलर्स की, उठा के तुम्हारे मुंह पे मारना चालू करेगा. ओ, चुप हो चुप हो. क्या एक पॉइंट आएगा जहाँ पे तुम्हारी जो भी मांग करे थे पूरी हो जाएगी. तो क्या होगा? इस डॉलर को डंप करने से फेडरल रिजर्व में से डॉलर डंप किए जाएंगे. डंप मतलब उसकी सप्लाई बढ़ा दी जाएगी, और जिसकी सप्लाई बढ़ जाती है उसकी डिमांड अपने आप कम हो जाती है. तुम वापस नहीं मांगोगे, जब नहीं मांगोगे तो ये स्थिति वापस, हाँ. लेकिन
एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर ही नहीं पड़े तो है ही नहीं। फिर अरे तो वह तो हिल गया ना फिर पूरा सिस्टम ही। ये इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आया समझ में? है ना? सर, ये इशू है। समझ में आ गया? समझ में आ जाएगा तुम्हें? अगर आ जाए तो बना दो। डालो फिर। वो ग्राफिक दूंगा। आईआर के इन्फोग्राफिक्स हैं, सिक्योरिटी के इन्फोग्राफिक्स है ना। हफ्ता लगेगा। स्टार्ट तो आज टॉपिक। अरे इंटरनल सिक्योरिटी चल रही है, अभी पॉलिटी नहीं चल रही है। पॉलिटी की सिर्फ एक आध कोई क्लास बची हुई है। तुम अगर लोग अगर चिल्लाओगे डॉलर तो तुम्हारे हाथों में देने पड़ेंगे डॉलर। और तुम्हारे हाथों में डॉलर आ जाएंगे तो फिर तुम चुप हो जाओगे, मांगोगे नहीं डॉलर। इसका मतलब डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी। और जिसकी डिमांड कम होगी तो दूसरे वाले की बढ़ जाएगी डिमांड। लेकिन ये तभी तक हो पाएगा जब तक मेरे पास डॉलर अगर पड़ा है। ठीक है? ले रहा है ये कॉन्सेप्ट? लिख लो यार, फिर समझ जाएगा। देखो एक कॉन्सेप्ट डी वैल्यूएशन, के अंदर लिखो डी वैल्यूएशन। डी वैल्यूएशन लिखो। व्हेन अ गवर्नमेंट, व्हेन अ गवर्नमेंट deliberately, when a government deliberately, a government deliberately devalues its currencies, devalues its currency, devalue its currency, devalue its currency मतलब वीकन कर देती है। जानबूझ के खुद की करेंसी को वीक कर दिया है, दूसरे की करेंसी को मजबूत बता दिया है। क्यों करेगी कोई सरकार ऐसा? क्यों करता है? क्योंकि अगर ये वाली सिचुएशन आती है, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं तो एक्सपोर्ट बढ़ता है। तो जिसका एक्सपोर्ट गेम अच्छा होगा वो तो जानबूझ कैसे करेगा? भैया एक्सपोर्ट बढ़ता रहे, पैसे वैसे आने दो, भले ही कम आ रहे हैं लेकिन आ तो रहे हैं। राइट? तो विलफुली क्यों करते हैं? ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकें। लिख लो आगे। टू विलफुली प्रमोट एक्सपोर्ट्स, टू विलफुली प्रमोट एक्सपोर्ट्स। ठीक है? ठीक है? और अगर गवर्नमेंट अप्रिशिएट कर देती है, खुद से वैल्यू बढ़ा देती है, तो उसके लिए हम वर्ड करेंगे, यूज करते हैं रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन। ठीक है? रीवैल्यूएशन मतलब गवर्नमेंट ने विलफुली करेंसी का रेट जो है बढ़ा दिया है, उसको क्या कर दिया है? स्ट्रॉन्ग कर दिया है। ऐसा कब करेगी? जब गवर्नमेंट चाहती है चीप इंपोर्ट्स हो, चीप इंपोर्ट्स करना चाह रहे हैं, है ना, तब ये काम करेंगे। यार ठीक है, लिख लिया। अब कल देखेंगे हमारे यहाँ पर क्या सिस्टम है। हमारे यहाँ ये भी सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ फिक्स एक्सचेंज रेट का भी सिस्टम नहीं है। अरे सुन लो इधर, हमारे यहाँ फिक्स, हमारे यहाँ ना तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ये वाला भी नहीं है।
क्योंकि इतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं है हमारे पास। तो आज तो फिर भी हमारे पास दुनिया के टॉप 10 में आते हैं, लेकिन 1990s में तो थी नहीं हमारी ऐसी हालत, राइट। फिक्स एक्सचेंज रेट तो हम नहीं चला सकते, राइट। लेकिन फिर एक सिचुएशन बन जाती है मार्केट एक्सचेंज रेट चला सकते हैं। लेकिन हमारी तो यार हालत ख़राब है, हमारे तो यहाँ से एक्सपोर्ट ही कम होता है, ज़्यादा इंपोर्ट होता है। मिक्सड ऑफ बोथ। अब आप कल देखेंगे मिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मिक्स इकोनॉमी नहीं, मिक्स्ड एक्सचेंज रेट। मिक्स इकोनॉमी में तो देख लिया आपने, उसका ही नतीजा था कि आज हालत ऐसी आ गई थी 1991 में। ठीक है, आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं।